हेलो स्टूडेंट। अब डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के मैकाले में जो मेथड पर जो मैंने अभी पहले वीडियो में बताया था उस पर हम और कुछ न्यूमेरिकल पे बात कर लेते हैं। तो आप जो है न्यूमेरिकल यहाँ पे देखोगे 6.12 न्यूमेरिकल है। इसको एक बार देखा जाए, इम्पॉर्टेंट है ये भी। A beam of uniform cross section 10 meter long is simply supported at the end. It carries point load of 150 kN and 65 kN at distances of 2.5 meter and 5.5 meter respectively from the left hand. कैलकुलेट इसमें करना है डिफ्लेक्शन अंडर ईच लोड एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और आपको गिवन जो डेटा दिया हुआ है वो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई की वैल्यू जो दिया है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू दिया है 118 इंटू 10 पर पावर माइनस 4 मीटर पर पावर 4। तो आपको निकालना है, इसमें आपको जो डेटा गिवन है उसमें स्पैन लेंथ दिया है 10 मीटर लॉन्ग और आपको जो है दो लोड दिया है W 150 एंड 65 किलो न्यूटन और ये जो दोनों का डिस्टेंस है 2.5 मीटर और 5.5 मीटर लेफ्ट हैंड से है। जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि लेफ्ट हैंड से 2.5 मीटर एंड लेफ्ट हैंड से ही 5.5 मीटर पे 150 एंड 65 किलो न्यूटन के लोड लगे हैं। अब गिवन डेटा की बात कर लेते हैं। तो गिवन डेटा ई की जो वैल्यू है वो हमारा गिवन था गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो अगर हम गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो आपको सिंपली 10 पे पावर 6 का मल्टीप्लाई कर देना है तो वो किलो न्यूटन में चेंज हो जाएगा। अब किलो न्यूटन पर मीटर में ही उसको रहने देते हैं। तो यहाँ पे 10 पे पावर 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। उसी तरह आई की वैल्यू जो थी, वाई की वैल्यू जो हमारा दिया था मीटर मीटर में मीटर पे पावर 4, तो ऐसे सेम इट इज उसको छोड़ देते हैं। फिलहाल हमें फाइंड करना है वाई सी, वाई डी एंड वाई मैक्स। तो सबसे पहले, और आपको पता है कि जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है वो होता है ई इंटू आई। तो ई और आई का मल्टीप्लाई आपस में कर दें तो ये आपकी जो वैल्यू आ गई जिसकी ज़रूरत अभी बाद में पड़ने वाली है 2.36 इंटू 10 पे पावर 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले इसमें पहला काम है कि सपोर्ट रिएक्शन निकालना। तो सपोर्ट रिएक्शन जब हम निकालेंगे तो यहाँ कह रहा है कि सपोज समीशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो। बी पॉइंट पे सारे मोमेंट, बी के अबाउट सारे मोमेंट यहाँ पे जीरो ले लिए। तो और बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज को हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चला है। तो आर ए इंटू 10, तो आर ए इंटू 10 जो हो गया आर ए, ये है ए और ये है हमारा बी। तो आर ए इंटू 10, तो आर ए मल्टीप्लाइड बाई 10, तो आर ए इंटू 10 यहाँ लिखा हमने। और चूंकि आर ए इंटू 10 क्लॉकवाइज है तो इसको हमने लिखा प्लस में, जैसा कि यहाँ पे प्लस आर ए इंटू 10 लिखा है। उसी तरह माइनस 150 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 10 है, 2.5 माइनस कर दे 7.5, माइनस का हो गया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हो गया। उसी तरह 65 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारा है 10 में से 5.5 हम माइनस कर दिए 4.5, तो 65 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 ये हो गया इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आर ए पता चल गया। अब हम मैकाले मेथड का यूज करते हैं। आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो एक्स सेक्शन लेते हैं वो सेक्शन कहीं ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ सारे के सारे लोड कवर हो जाए। तो सेक्शन हम लेंगे 65 किलो न्यूटन से राइट साइड में कहीं भी लेंगे। तो 65 किलो न्यूटन से राइट साइड में यहाँ कहीं भी हमने एक सेक्शन एक्स एक्स ले लिया। तो यहाँ पे इन्होंने सेक्शन लिया है 65 किलो न्यूटन के बाद। अब हम एम एक्स निकालेंगे। तो एम एक्स आपको जैसे पहले आप करते आए हो, एक्स सेक्शन पे जो भी मोमेंट होगा वो मोमेंट होगा ड्यू टू रिएक्शन एट ए एंड मोमेंट ड्यू टू मोमेंट बाई
150 किलो न्यूटन एंड ड्यू टू मोमेंट बाय 65 किलो न्यूटन। तो जो रिएक्शन की वजह से जो मोमेंट एक्स पे आएगा वो मोमेंट होगा हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट, और क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लिख रहे हैं पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगा हमारा होगा 141.75 जो कि आर ए की वैल्यू थी, अब मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि है एक्स। तो ये हो गया 141.75 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। उसी तरह अब हमारा हो गया 150 किलो न्यूटन और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से x तक का डिस्टेंस, टोटल x है उसमें 2.5 हम घटा देंगे तो हो जाएगा -150 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2.5, और ये होगा माइनस में क्योंकि ये है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब माइनस वाला मोमेंट, निगेटिव मोमेंट। उसी तरह -65, माइनस इसलिए क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, x डायरेक्शन में जाएगा तो उल्टा, तो होगा 65 इंटू एक्स माइनस 5.5, ये से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा होगा 5 माइनस 5.5, तो ये हो गया माइनस का क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, ये इक्वेशन हो गया जनरली हमारा मोमेंट का इक्वेशन किसी एक्स सेक्शन के लिए। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एक बार तो ये जो इक्वेशन नया बन के आएगा वो होगा स्लोप का इक्वेशन इन द टर्म ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1। उसके बाद एक बार और हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो एक बार और इंटीग्रेट हमने किया तो ये आ गया आपका डिफ्लेक्शन का इक्वेशन y के टर्म में, तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। अब जो है हम C1 और C2 जो वैल्यू हमारे पास दो आ गए हैं, इस दोनों वैल्यू को हम फाइंड करेंगे सबसे पहले बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन यहाँ जो यूज हम करेंगे वो यूज करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, और सिंपली सपोर्टेड बीम में जो होता है वो दोनों एंड पे मतलब ए और बी दोनों एंड पे जो डिफ्लेक्शन होगा y की वैल्यू होगी 0, मतलब x पे x इक्वल टू 0 ए पे होगा, और यहाँ पे x इक्वल टू यल होगा, मतलब x इक्वल टू 0 पे भी y इज इक्वल टू 0 होगा, और x इक्वल टू l पर भी y इज इक्वल टू 0 होगा। ये दो बाउंड्री कंडीशन से हम डिफ्लेक्शन में जो C1 और C2 की वैल्यू आ रही है उसको हम निकाल। उसको हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू जब हम एक बार देखो यूज करें हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 होगा, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो C2 की वैल्यू 0 आ गई। अब एक बार x की वैल्यू l मतलब 10 मीटर, तो वहाँ पे भी y इज इक्वल टू 0 होगा, तो उसको इक्वेशन नंबर 3 जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन था C1 और C2 के टर्म में, वहाँ पे हम जब रखेंगे तो C1 की वैल्यू आ गई -1209.1। अब इन दोनों C1 और C2 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 और 3 में रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन आएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर स्लोप इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन और स्लोप का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें दो अलग अलग मिल जाएंगे, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, दो इक्वेशन हमें मिल गए। अब हमें किसी भी पॉइंट पे लोड निकालना है तो वो लोड किसी भी पॉइंट का होगा इन द टर्म ऑफ एक्स। तो हमें पूछा है कि डिफ्लेक्शन एट ईच लोड, तो हम देखेंगे कि अलग अलग जहाँ जहाँ लोड लगा था वहाँ वहाँ एक्स की वैल्यू कितनी थी। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि जहाँ पे डिफ्लेक्शन पूछ रहा है 150 किलो न्यूटन का जो लोड लगा था पॉइंट सी पे, वहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी 2.5, क्योंकि बताया था 2 पॉइंट लेफ्ट हैंड से 2.5 मीटर पे है जहाँ 150 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 150 किलो न्यूटन पे एक्स की वैल्यू आएगी कितनी, तो आएगी 2.5 मीटर। पीछे वाले पीछे जब आप जाओगे तो पीछे वाले यहाँ से आपको पता होगा कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 2.5 मीटर। अब जो है हम हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखते हैं 2.5, जो इक्वेशन नंबर जो हमारा
डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है ये जो है डिफ्लेक्शन का इक्वेशन, इसमें जो है हमने x की वैल्यू भरी 2.5 मीटर, तो वहां से जो है डिफ्लेक्शन आ गया 1.1244 मीटर। और अगर माइनस में आता है तो उसको हम मानते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा। तो माइनस में चूंकि आंसर आया था और मीटर में आया था, हमको उसको एम में चेंज कर लिया, माइनस को हमने दिखा दिया कि ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, तो ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आंसर आ गया वाई सी। अब डिफ्लेक्शन है डी, डी पे जो है 65 किलो न्यूटन का लोड लग रहा, डब्ल्यू की वैल्यू 65 और एक्स की वैल्यू 5.5 है वहाँ पे। तो उस तरह से हम जो वैल्यू जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन का हमारे पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन में जहाँ जहाँ डब्ल्यू अगर आएगा, जहाँ जहाँ भी अगर डब्ल्यू आया है तो वहाँ वहाँ हम जो डब्ल्यू की वैल्यू थी वो रख देंगे, और जहाँ एक्स की वैल्यू आई वहाँ पर 5.5 रख देंगे ये वैल्यू। तो वहाँ से वाई डी निकल के आया, वाई डी निकल के माइनस में आया होगा, माइनस में चूंकि वाई आया है वाई डी, तो इसलिए ये भी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है और वो है 1.2467 mm। अब हम लोकेशन देखते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा। तो जहाँ पे स्लोप जीरो होगा, आपको पता है कि जहाँ स्लोप जीरो होता है वहाँ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है। तो अगर हम, एक तरीका ये भी है और दूसरा तरीका है कि अगर हम x जो हमारा mx था, x सेक्शन पे मोमेंट था, अगर हम उसको x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते और उसकी वैल्यू जीरो के बराबर लाते, तो वहां से जो x की वैल्यू आती वो भी हमें वैल्यू बताता कि उस x पे जो हमारा मोमेंट वो आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, वो मैक्सिमम होगा। या तो एक तरीका है कि स्लोप की जो भी वैल्यू आपके पास है उसको आप जीरो मानो, तो वहां से जो x की वैल्यू आएगी वो बताएगा कि उस x की वैल्यू पे स्लोप जीरो है और वहां पे डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम स्लोप को एज्यूम करते हैं कि स्लोप जीरो होगा। कहाँ पे, तो स्लोप डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो मानते हैं, और डेल वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये थी। यहाँ पे जब हम जीरो माने, और एक चीज़ और देखेंगे कि डिफ्लेक्शन होगा सी और डी के बीच में कहीं मैक्सिमम होगा, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारे लोड लगे होते हैं उसी के बीच में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। तो लोड जहाँ बढ़ता है वहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, तो लोड के आसपास ही लगेगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो सी डी के बीच में मानते हैं। तो सी डी के बीच में मानने का एक ये भी रीजन है। उससे फायदा क्या होगा कि स्लोप का जो इक्वेशन है वहाँ पे हम सबसे लास्ट वाले कंपार्टमेंट को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला कंपार्टमेंट है, आप ध्यान दिए होंगे, तो ये है सी से डी के बाद का कंपार्टमेंट, तो इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू, इस सारी वैल्यू हमने जीरो पुट करी, और C1 और C2 की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी स्लोप इक्वेशन में डाल ही रखा है। तो वहाँ से जो है एक्स की वैल्यू आ गई 4.69 मीटर, मतलब कि 4.69 मीटर पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। अब चेक कर लेते हैं कि उस एक्स पर डिफ्लेक्शन कितना होगा, जो भी होगा मैक्सिमम ही होगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन था डिफ्लेक्शन का इक्वेशन ये था। इसी इक्वेशन में हम जो है x की वैल्यू रखते हैं 4.69, तो यहाँ से जो है y मैक्स आएगा और वो है माइनस का 1.48 m 1.48 mm माइनस का, तो इसके मतलब वो भी डाउनवर्ड है, तो जो y मैक्स आ गया 1.48 mm डाउनवर्ड। ये तो था ये न्यूमेरिकल का। तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 6.17। 6.17 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ यूडीएल एंड पॉइंट लोड है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। तो ये है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 9 मीटर coupling 2 point load 210 and 125 kilonewton at 2 meter and 6 meter from left support. The self weight of the beam is 26 kilonewton meter. Determine slope at 4 मीटर पे स्लोप पूछ रहा है।
डिफ्लेक्शन एट सेंटर एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और ई आई बोलना कि कांस्टेंट, मतलब जो भी लाना है वैल्यू वो ई आई के टर्म में ही लाना है। तो ये हमारा ये फिगर है जिसपे 210 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है 2 मीटर पे लेफ्ट साइड से, और 125 किलो न्यूटन का लेफ्ट साइड से 6 मीटर डिस्टेंस पे लगा है, और एक यूडीएल व्हील का यूडीएल जो होगा वो इसका सेल्फ वेट जो होगा बीम का वो यूडीएल की तरह एक्ट करेगा, और वो दिया है 26 किलो न्यूटन पर मीटर। तो पूरे स्पैन पे 26 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल भी काम करेगा। तो अब यहाँ से हम सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं आर ए एंड आर डी। तो आर डी निकालने के लिए हम जो है सपोर्ट बी, सपोर्ट डी पे जो है हम इसको बी मान लो, सपोर्ट बी जो है वहाँ पे सारे मोमेंट को जीरो मान लेते हैं। तो सारे सपोर्ट जीरो मानेंगे तो होगा आर ए इंटू नाइन माइनस 210 इंटू डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का 7 माइनस 125 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से यहाँ तक का 3 माइनस 26, और इसका टोटल डिस्टेंस है तुम्हारा 9 मीटर, तो 9 में 26 का मल्टीप्लाई करें और ये एक्ट करेगा इसके हाफ पे, तो 9/2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से आर एफ की वैल्यू हमें पता लग। अब उसी तरह एक सेक्शन कंसीडर करते हैं, सेक्शन एक्स एक्स। और आपको पहले भी बताया था कि सेक्शन ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ सारे के सारे लोड कवर हो जाए। तो यहाँ पे सेक्शन एक्स एक्स हो गया। अब जो है यहाँ पे एम एक्स निकालते हैं उस सेक्शन पे एक्स की वैल्यू। तो उस सेक्शन पे मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं उस एक्स पे। तो एक्स पे जो मोमेंट होगा वो होगा मोमेंट ड्यू टू रिएक्शन, रिएक्शन है 322, तो 322 इंटू एक्स माइनस इस पूरे यूडीएल की वजह से जो मोमेंट आएगा इस एक्स सेक्शन पे वो होगा पूरा एक्स सेक्शन तक यूडीएल लग रहा है, तो 26 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, यूडीएल की वजह से एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। उसी तरह इसकी वजह से पॉइंट लोड की वजह से जो हमारा मोमेंट आएगा होगा 210 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये x-2 है। उसी तरह ये जो है 125 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा हुआ x-6। तो ये तो हमारा है इक्वेशन। अब इसको एक बार इंटीग्रेट करते हैं, तो एक बार जब इंटीग्रेट आप करोगे तो ये जो स्लोप का बेसिक इक्वेशन आ गया इन द टर्म ऑफ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1। अब एक बार अगेन इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट एक बार अगेन करेंगे, इसको फिर से दोबारा से करते हैं, तो ये वाला हमारे पास एक नया इक्वेशन बन के आता है इन द टर्म ऑफ c1 एंड c2। अब अगर हमें c1 और c2 की वैल्यू पता लगानी है पहले जैसे, तो हम फिर बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हैं। चूंकि अभी तक हमको आपको हम सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में ही बता रहे हैं, तो वहाँ पे जो है जो दोनों एंड पे जो डिफ्लेक्शन होंगे वो जीरो होंगे, और दोनों एंड पे एक्स की वैल्यू एक बार जीरो होगी और एक बार एक्स की फुल वैल्यू होगी, मतलब एल के बराबर। अब यहाँ पे एल की वैल्यू है 9, तो एक बार एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वाई की वैल्यू जीरो होगी, और एक बार एक्स की वैल्यू अगर 9 होगी तब भी वाई की वैल्यू जीरो होगी। तो एक बार एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो होगी तो C2 की वैल्यू जीरो होगी, जैसा कि इक्वेशन नंबर हम देख सकते हैं 3 में। तो एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि x की वैल्यू अगर जीरो है तो x की वैल्यू जीरो है तो डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में सिर्फ हम पहले कंपार्टमेंट को ही लेके चलेंगे,
क्योंकि ये कंपार्टमेंट वाइज ऐसे भी है, क्योंकि हम यहाँ से देखते आएंगे तो ये जो 322x है, ये है मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स ड्यू टू रिएक्शन। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, इसके मतलब उस पे सेक्शन अगर कहीं यहाँ रहता, ए से इसके बीच में सेक्शन यहाँ रहता, तो उस पर जो भी मोमेंट लगता वो बस रिएक्शन की वजह से लगता, इसकी वजह से तो लगता नहीं, ना तो इसकी वजह से लगता ना तो इसकी वजह से, तो इधर जाते अगर सेक्शन इधर बाकी चला रहा तो इसके मतलब जो है पहले कंपार्टमेंट में जो भी मोमेंट लगेगा वो रिएक्शन ड्यू टू रिएक्शन होगा। सॉरी, जो पहले कंपार्टमेंट पे जो हमारा मोमेंट होता है वो होता है मोमेंट ड्यू टू रिएक्शन, और दूसरे कंपार्टमेंट में मोमेंट ड्यू टू फर्दर यूडीएल एंड मोमेंट ड्यू टू पॉइंट लोड एंड मोमेंट ड्यू टू पॉइंट लोड। तो सबसे पहले हम आते हैं, एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो पहले कंपार्टमेंट में ही होगा, क्योंकि यही यही है एक्स एकदम यहीं पे, तो ये पहले कंपार्टमेंट में है, तो सिर्फ और सिर्फ हम पहले कंपार्टमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो यहीं तक का रखेंगे। तो इसमें जब हम एक्स की वैल्यू 0 रखें और वाई की वैल्यू 0 रखें तो ऑटोमेटिक आपको देखोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा C2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया C2 इज इक्वल टू 0। उसी तरह एक्स की वैल्यू 0, तो उसी तरह एक्स की वैल्यू हम 9 रखेंगे, 0 लिख दी गलती से यहाँ पे, ये एक्स की वैल्यू 9 होगी। तो एक्स की वैल्यू जब 9 होगी तो वाई की वैल्यू वहाँ भी 0 होगी। अब एक्स की वैल्यू 9 यहाँ पे कहीं होगी, मतलब यहाँ पे होगी, एक्स की वैल्यू 9 होगी यहाँ पे। ये होगा लास्ट कंपार्टमेंट में, एक दो और तीसरे कंपार्टमेंट में, मीन्स एक दो एंड तीसरे कंपार्टमेंट के बाद यहाँ पे। तो ये पूरा हम इसको लेके वैल्यू चलेंगे, तो ये पूरी वैल्यू में एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 9 रखेंगे और वाई की वैल्यू 0 रखेंगे, और C2 की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं 0 रखेंगे, तो C1 की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस 2160.8686, और C1 और C2 की जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में, तो हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन स्लोप का मिल जाएगा, जो कि रहा, ये हमारा स्लोप का इक्वेशन है। और हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा डिफ्लेक्शन का, जो कि ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है। तो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन जो है हमारा, डिफ्लेक्शन का इक्वेशन यहाँ पे है और स्लोप का इक्वेशन यहाँ पे है, तो दोनों C1 और C2 वैल्यू रख के हमने निकाल दिया है। अब जो है पूछ रहा है कि स्लोप एट ए, तो स्लोप अगर ए पे निकालना है तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो स्लोप आपका पता चल जाएगा, ये होगा अपॉन ई आई, मतलब कि ये कांस्टेंट के बेस में है, और हमेशा जान लो कि स्लोप जो होता है वो रेडियन में ही आता है, तो ये होगा -2160.86 आई ई आई रेडियन। अब जो है ये माइनस बताता है कि ये क्लॉकवाइज है, एंगल जो बना होगा ओरिजिनल एक्सिस से इलास्टिक कर्व के टेंजेंट का एंगल वो होगा क्लॉकवाइज बना, माइनस बताता है क्लॉकवाइज। अब उसके बाद हम देखेंगे जो स्लोप एट ए है, तो एक्स की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो वो बस पूरे में नहीं रखेंगे, स्लोप का जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास ये, तो इसमें पहले ही कंपार्टमेंट में ही रखेंगे, पहले ही कंपार्टमेंट में हम खाली यहीं तक ही रख देंगे, तो यहाँ से थीटा ए पता लग जाएगा। उसी तरह डिफ्लेक्शन सेंटर पे निकालने के लिए एक्स की वैल्यू 4.5 रखते हैं, तो 4.5 जब रखते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस में, मतलब कि ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। उसी तरह मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जहाँ पे स्लोप 0 होता है वहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो वहाँ x की वैल्यू निकल के आएगी। तो हमने इस पूरे इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दिया, तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई 4.42 मीटर। इसके मतलब 4.42 मीटर पे ही जो भी वैल्यू आएगी वो डिफ्लेक्शन की वो मैक्सिमम आएगी।
तो वहाँ से जब हमने डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में 4.42 कहाँ पड़ेगा, 2 और इसके बीच में, मतलब ये दूसरे कंपार्टमेंट में, मतलब जो भी 4.42 आ रहा है ना, तो 4.42 ये दूसरे कंपार्टमेंट में पड़ेगा। इसका मतलब जो भी हमारे पास डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है, तो ये है पहले कंपार्टमेंट का इक्वेशन और ये है तुम्हारा दूसरे कंपार्टमेंट का इक्वेशन। ठीक, तो हम खाली इतना ही लेके चलेंगे, इतने चीज़ों को ही लेके चलेंगे और उसमें x की वैल्यू 4.42 रख देंगे, तो y मैक्स हमारा निकल जाएगा 58.34 बाई EI मीटर, और ये भी हमारा आएगा डाउनवर्ड। ये तो हो गया हमारा यूडीएल और पॉइंट लोड जब दोनों एक साथ एक्ट करते हैं, तो उस केस में हमारा कितना डिफ्लेक्शन होता है। अब एक क्वेश्चन को और देख लिया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 6.19, तो डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी डी एंड ई इन द बीम शो इन फिगर। एक ई की वैल्यू दिया है, आई की वैल्यू दिया है और मैकाले मेथड का यूज करना है, और ये फिगर को आपको दे दिया है, तो फिगर देख के आपको इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। तो ये फिगर आप एक बार देख लो अच्छे से, उसके बाद हम बताते हैं। तो सबसे पहले ई आई की वैल्यू, फ्लेक्सर रिजिडिटी, जो ई आई की वैल्यू आप निकालते हो, तो ई आई की वैल्यू आप इसको एक बार निकाल लोगे, दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे, और ध्यान रहे कि दोनों के जो यूनिट्स हैं उसको एक बार जरूर देख लेना कि कहीं अलग अलग यूनिट तो नहीं है। अगर दोनों के यूनिट सेम है तो सिंपली ये दोनों को आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा ई आई की वैल्यू किलो न्यूटन एम स्क्वायर में आ गया। अब सपोर्ट रिएक्शन आपको पहले पता है, सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो आपको एक ही साइड का सपोर्ट रिएक्शन की जरूरत है, क्योंकि मोमेंट हम एक ही साइड से कहीं से भी लेके चलेंगे। तो सपोर्ट रिएक्शन हमने निकाल दिया और वो आ गया 34 किलो न्यूटन वी भी निकालने की जरूरत नहीं है आपको। अब मैकाले मेथड के जो लिमिटेशंस हैं ये हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए कि जब मैकाले मेथड में कहीं यूडीएल का यूज होता है तो हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं जिधर जिस एंड पे भी हमको पहुंचना है, जिस एंड की तरफ, जैसे अगर लेफ्ट से राइट में हम जा रहे हैं, तो अगर कहीं बीच में ही यूडीएल खत्म हो गया तो उसको एक्सटेंड फर्दर कर देते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों साइड में हम यूडीएल को एक्सटेंड कर देते हैं, जैसा कि नीचे आप देखोगे कर चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देखिए कि यहाँ पे ये 20 किलो न्यूटन का लोड था और ये 10 किलो न्यूटन का लोड जो डी पॉइंट तक लगा था, इसको फर्दर एक्सटेंड किया है पूरे सपोर्ट बी तक, और उतना ही जो यूडीएल नीचे भी एक डाउनवर्ड यूडीएल भी कर दिया एक्सटेंड, और उसी के साथ अपवर्ड यूडीएल भी 10 किलो न्यूटन पर मीटर का ऊपर और नीचे दोनों साइड लगा दिया। तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, बस ये है कि यूडीएल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक अब यूडीएल में कन्वर्ट हो गया 10 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसके आगे आप देखिए, तो यहाँ देखोगे अब हमारे पास कुल मिला के 4 तरह के रिएक्शंस और लोड हैं। तो 4 तरह के रिएक्शंस और लोड में, सॉरी 5 तरह के हो गए हैं अगर देखा जाए तो। एक है रिएक्शन जो रिएक्शन एट ए है, जो कि अपवर्ड काम करेगा, और उसकी वजह से जो इस एक्स सेक्शन पे मोमेंट आएगा वो मोमेंट हमारा होगा ए से ऐसे कुछ जाएगा। तो ये जो होगा ये क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज को आपको पता है पॉजिटिव लेके चलना होता है, मतलब कि अपवर्ड जो भी फोर्सेस होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन या फोर्स, उसकी वजह से जो एक्स सेक्शन पे जो मोमेंट आएगा वो पॉजिटिव मोमेंट होगा।
और डाउनवर्ड 20 किलो न्यूटन ऐसे आएगा तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको निगेटिव लेके चलना है। उसी तरह 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये भी डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड ये भी आएगा इस साइड में, तो ये भी माइनस में आएगा इसका मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज हम माइनस लेके चल रहे हैं। उसी तरह 30 किलो न्यूटन भी आएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी हम माइनस में लेके चलेंगे। उसी तरह ये 10 किलो न्यूटन का ये नीचे से वो अपवर्ड यूडियल जो एक्सटेंड कर रखा था, अपवर्ड यूडियल है, ये आएगा क्लॉकवाइज, ये होगा प्लस में। तो कुल मिला के 2 पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएंगे इस एक्स सेक्शन पे और 3 निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएंगे ड्यू टू 20 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन ऑफ यूडियल एंड 30 किलो न्यूटन ऑफ पॉइंट लोड। तो आगे इसको हम देखते हैं। तो आगे यहाँ देखोगे तो जो mx है, यहाँ देख लो, तो mx है वो है हमारा mx एक्स सेक्शन पे, वो होगा हमारा मोमेंट ड्यू टू रिएक्शन, मोमेंट ड्यू टू पॉइंट लोड 20 किलो न्यूटन, moment due to UDL of 10 kilo Newton per meter, moment due to UDL of upward 10 kilo Newton, and further moment due to point load of 30 kilo Newton। ये 2 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और ये 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव हमारे पास है और 3 हमारे पास निगेटिव मोमेंट्स हैं। अब इसको एक बार हम इंटीग्रेट करते हैं तो स्लोप का इक्वेशन हम पाएंगे C1 के टर्म में, और एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन पाएंगे C1 और C2 के टर्म में। अब हमारे पास 2 बेसिक इक्वेशन हो गए स्लोप और डिफ्लेक्शन के। अब हम बाउंड्री कंडीशन का यूज करके इजीली हम C1 और C2 फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 होगी तब भी y 0 होगा, वहाँ से C2 0 आ गया, कैसे आया ये पिछले मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन में। यहीं तक हम कंपार्टमेंट लेके चलते हैं। तो इस कंपार्टमेंट में जब हम रखेंगे x और y की वैल्यू 0 तो ऑटोमेटिक C2 की वैल्यू 0 आएगी। अब x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 मतलब कि 5 पे x की वैल्यू दूसरे एंड पे, एंड b पे, तो एंड b पे 5 रखेंगे 5 वैल्यू, तो y की वैल्यू वहाँ भी 0 होगी डिफ्लेक्शन। तो अब 5 कहाँ होगा, लास्ट वाले कंपार्टमेंट में। तो यहाँ जो इक्वेशन है हमारा, तो इक्वेशन में पूरा इक्वेशन लेके चलेंगे और उसमें x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो वहाँ C2 की वैल्यू हमें C1 की वैल्यू मिल जाएगी, वो होगी -78। अब दोनों C1 और C2 की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 और 3 में हम जब रखते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिल जाता है, और वो हमारा होगा ये इक्वेशन। और उसी तरह जब डिफ्लेक्शन पॉइंट C पे हमें निकालना है, क्योंकि हमें स्लोप पूछा नहीं गया था तो सीधा सीधा डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में ही निकालते हैं, क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन के इक्वेशन की ही ज़रूरत है। तो C पॉइंट पे हमसे पूछा गया है, तो C पॉइंट पे जो होगा x की वैल्यू होगी 1 मीटर, तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो कौन से वाले कंपार्टमेंट में आएगा, यहाँ देख लेते हैं। x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो इसके मतलब हैगा कि ये कंपार्टमेंट में आपके आएगा पहले, तो पहले कंपार्टमेंट में आएगा, इसके मतलब हो गया कि आपको जो है जो डिफ्लेक्शन के इक्वेशंस हैं उसमें बस पहले कंपार्टमेंट का यूज करना है। मतलब देखो पहले कंपार्टमेंट का ही यूज हुआ है यहाँ पे, मतलब कि आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, खाली पहले कंपार्टमेंट यहीं तक का यूज करना है। तो यहाँ से हम YD की वैल्यू निकाल लिए, तो ये हो गया हमारा माइनस का 66.028 mm, और ये होगा डाउनवर्ड। उसी तरह डिफ्लेक्शन D पे, तो D पे 3 मीटर, कंपार्टमेंट 2 लेके चलेंगे 3 मीटर, दूसरे के बाद है तो तीसरे कंपार्टमेंट में आएंगे, एक कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट, तीनों कंपार्टमेंट में x की वैल्यू 3 रखेंगे तो YD की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब उसी तरह सिमिलरली E पॉइंट पे सारे कंपार्टमेंट को लेके चलना है, तो सारे कंपार्टमेंट को लेके चलेंगे तो वहाँ से YE की वैल्यू आ गई। ये इस न्यूमेरिकल का सलूशन।